हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग CUET 2022 के एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। फिज़िक्स डोमेन सब्जेक्ट है हमारा। और अब हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा यूनिट 2 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से तैयार कर रखा होगा। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो CUET के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये ऑर्डर वगैरह याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि ये ऑर्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जब वो किसी कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसका रेंज क्या है। ऑर्डर मतलब उसके लगभग उसके आसपास की वैल्यू क्या है। Yet the bulb glows very quickly after the switch is put on। देखो बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं बल्ब जल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ स्विच से लेकर बल्ब तक जब तक इलेक्ट्रॉन पहुँचे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कि बल्ब जल जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है वायर के अंदर, जो कि बहुत क्विकली होती है और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से जनरेट होती है, प्रोड्यूसिंग अ करंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली वो करंट को जनरेट करता है हर एक क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 3rd नंबर का, यानी कि ये हमारे पास आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। देखो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ये प्योरली डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर, है ना। यानी कि कॉपर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा और सिल्वर के लिए ये अलग होगा रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ के ऊपर भी नहीं करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी नहीं करेगा, बल्कि मटेरियल के नेचर के ऊपर करेगा, जो कि वो ऑप्शन है नहीं। तो हम नन ऑफ द अबव आंसर लिखेंगे इस केस में। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है VI ग्राफ फॉर ए ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो बेटा जब कभी भी ओमिक कंडक्टर की बात करते हैं तो ओमिक कंडक्टर के केस में हमेशा ध्यान रखिए कि जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है VI ग्राफ जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ऐसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन ओरिजिन से पास होगा, तभी वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, 3 कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिनका गिवन है, रेजिस्टेंस कहाँ पर मिनिमम है ये देखना है बेटा। तो चलो रेजिस्टेंस R बराबर किसके होता है, रो L अपॉन A होता है। तो पहले केस में रेजिस्टेंस R1 रो लेंथ L है, एरिया A है। दूसरे केस में रेजिस्टेंस R2 रो लेंथ हो गई 2L, एरिया हो गया A/2। तो ये हो जाएगा A/2, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1। और तीसरे केस में R3 ये बराबर हो जाएगा रो और लेंथ हो गई L/2, है ना, और एरिया हो जाएगा ट्वाइस A। तो ये हो जाएगा बेटा रो L अपॉन 4A, यानी कि R1/4। तो आप ही बताइए कि मिनिमम कहाँ होगा। देखिए R3 में मिनिमम होगा ना, क्योंकि R1 का 1/4 हो गया। तो यहाँ पे ये वाला केस में हमारे पास मिनिमम होगा। तो वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, ये वाले केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करके ये सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched to double its length।
देखो बेटा, वायर को स्ट्रेच किया गया। जब आप किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो एरिया अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेगा, ताकि वॉल्यूम जो रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि जब आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो मास कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है बल्कि वो स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस कंडीशन को समझ सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए इनिशियल लेंथ L1 है और इनिशियल एरिया A1 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा L1 A1, जो कि फाइनल लेंथ L2 और फाइनल एरिया A2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी भी स्ट्रेच हो रहा है तो स्ट्रेचिंग के टाइम पे ये रिलेशनशिप ट्रू होगी, है ना। अब इस रिलेशनशिप को हम ध्यान रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस R है, ठीक। तो लेट अस से ये R हो गया, जिसमें रो लेंथ हो गई L, एरिया हो गया A1, ठीक। अब क्या हुआ, वायर के स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया गया, तो R2 नया रेजिस्टेंस हो गया, लेंथ L2 हो गई और एरिया A2 हो गया। तो L2 डबल हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ L1। और अगर L2 डबल हो गया तो देखो बेटा, यहाँ से देखो, L1 A1 बराबर L2 को डबल कर दिया तो A2 क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा A1/2। तो ये हो जाएगा A2 की जगह A1/2 हो जाएगा, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 इंटू 4, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R, 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। बेटा ठंडा किया गया है ना। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कूल किया गया है तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, कम होगा। यानी कि कॉपर का कम होगा रेजिस्टेंस, लेकिन सिलिकॉन का बढ़ेगा। तो फॉर सिलिकॉन इट इज इंक्रीजिंग एंड फॉर कॉपर डिक्रीज करेगा। क्यों बेटा, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस सिलिकॉन is a semiconductor which has negative temperature coefficient of resistance, है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर कम होने से सिलिकॉन का इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 ohms। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा होता है ना। तो R रेजिस्टेंस हो गया 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम यहाँ लिखेंगे R50। बेटा सब्सक्रिप्ट 50 मतलब रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री। ठीक है, तो ये गिवन है कितना, 5R गिवन है। तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, यानी कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50। ठीक, तो ये रिलेशनशिप आ गई। इस रिलेशनशिप से 50 डिग्री पे 5R है, तो 100 डिग्री पे कितना है बेटा, 6R है। यानी कि अब 5R की जगह अगर हम 6R कर देंगे तो उस समय टेम्परेचर की वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री निकालना है तो R0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका बस एक्सपेंशन ही करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5R
इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू 50 अल्फ़ा, ठीक। और या फिर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5R अपॉन R0 डिवाइड कर दिया, है ना, और ये 1 उधर चला गया तो -1 बराबर 50 अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 6R अपॉन R0 -1 बराबर 100 अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 6R अपॉन R0 -1 100 मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 50 अल्फ़ा, और 50 अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख देंगे 5R अपॉन R0 -1 कर दिया। ये हमने कर दिया। अब बस इसको एक्सपैंड ही करना है। तो 6R अपॉन R0 -1 तो इधर जाके +1 हो जाएगा, और ये इधर आके -2, है ना। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10R अपॉन R0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू -2 +1, ओके। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, ये तो आ जाएगा -4R, है ना, अपॉन R0 इज इक्वल टू -1। तो R0 बराबर 4R के आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि R0 की वैल्यू 4R निकाल ली। ओहो हो, ये हमारे पास आंसर हो गया, आंसर नंबर 4, ठीक। ऐसे करके ये सवाल को करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2 बल्ब्स 25 वॉट एंड 220 वोल्ट, 100 वॉट एंड 220 वोल्ट आर गिवन, विच हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। देखो बेटा, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, पावर बराबर किसके होता है, V² अपॉन R, तो R बराबर V² अपॉन P। देखो बेटा, दोनों का वोल्टेज ऑपरेटिंग जो है वो सेम है, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा होगा, ये जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिए, पावर रेटिंग ज़्यादा किसका है बेटा, देखो 100 वॉट की पावर रेटिंग ज़्यादा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हायर रेजिस्टेंस किसका होगा बेटा, 25 वॉट का हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम है बेटा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो विच इज हायर रेजिस्टेंस, 25 वॉट बल्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ए सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस an external resistance of 2 ohms, the terminal potential difference falls to 1 volt। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, EMF गिवन है 1.5 वोल्ट, है ना, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है 2 ohms, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका है, आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का सीधे सीधे जो है फॉर्मूला वो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बेटा स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल r बराबर किसके होता है बेटा, E अपॉन V -1 इंटू कैपिटल R। बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इसमें बस वैल्यूज़ को ही पुट करना है, क्योंकि हमारे पास E भी गिवन है, V भी गिवन है, R भी गिवन है। तो बस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये चीज़ें डाल देंगे, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ाई है। E की वैल्यू 1.5 अपॉन 1 -1, है ना, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज 1 वोल्ट गिवन है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू 2 गिवन है। तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 - 1 यानी कि 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 ohms आ जाएगा। ये मेरा आंसर यहाँ पे चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया।
ठीक, तो बहुत ही इजी, लेकिन बस ये है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो ऐसे फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकंड लॉ रिस्पेक्टिवली। ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, है ना, यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? A wire has a resistance of 12 ohms if it is bent in the form of an equilateral triangle। देखो बेटा, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी वायर को बेंड कर दें, ये कुछ ऐसे फॉर्म में लगता है, इसको हम कर दें, थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं, तो इस पूरे लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। तो बेटा एक साइड, यानी कि अगर हम ABC मान लें तो एक साइड की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 ओम्स हो जाएगी ना बेटा। अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ अगर 3 भागों में डिवाइड हो गई तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 का 3 हिस्सा कर लेंगे, 4 ओम्स 4 ओम्स और 4 ओम्स हो गया। अब कह रहा है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल, मान लीजिए B और C के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटा देखो ये वाला और ये वाला तो दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो सिचुएशन आ गई वो ये आ गई कि ये अगर मान लीजिए B है और ये पॉइंट C है, तो B से C तक इस पाथ से जाएंगे तो बेटा ये दोनों सीरीज में हो गए। 4 और 4 का R इक्विवेलेंट 8 हो जाएगा। और फिर BC से यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक और 4 ओम्स है। ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि 8 ओम्स और 4 ओम्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। तो अब सीधे सीधे R इक्विवेलेंट बराबर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल में यही होता है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस के केस में ऐसे ही निकाल लेते हैं, इस तरह से शॉर्टकट करके निकाल लेंगे। तो R1 R2 यानी कि 8 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 8 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 इंटू 4 और 8 प्लस 4 ये तो 12 हो गया। और हमारे पास ये तो आंसर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। कहाँ है मेरा आंसर? ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया। लाल डब्बा तो है ही नहीं, ट्रायंगल आ गया, लाल डब्बा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया 8/3 ओम्स। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कैसे करना है इस चीज़ का आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? For the network of the resistance shown in the figure, the equivalent resistance of the network between point A and B is 18 ohm। अब देखो बेटा, ये पूरा हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है और A और B के बीच में क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ओम है ना। ठीक, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इस R की वैल्यू को निकालना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कैसे शुरू करेंगे? हम सबसे इजी टारगेट से इस तरह के सर्किट डायग्राम में शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सीरीज और पैरेलल क्या है। अब आप ये देखिए, ये 10 दिख रहा है आपको और ये 10 दिख रहा है। ये 10 और 10 मिला के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो बेटा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। तो 10 और 10 का आधा यानी कि 5, वो 5 और ये 10 कैसे हो जाएंगे बेटा? सीरीज में हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास जो सिचुएशन आई वो ये आई कि ये हो जाएगा 15 ओम्स। मतलब हमने ये वाले पोर्शन को पूरा कंसिडर कर लिया है, ठीक, और ये पूरे का जो R इक्विवेलेंट आया वो 15 ओम्स आ गया। क्लियर?
अब देखिए ये 15 ओम्स जो है वो इसके अक्रॉस, इस 10 ओम्स के अक्रॉस पैरेलल में है, तो हमने यहाँ पे इसको पैरेलल में कर दिया, किसके अक्रॉस, 10 ओम्स के अक्रॉस कर दिया। तो ये पूरा हमारे पास जो पोर्शन है, यानी कि यहाँ से लेकर ये 4 रेजिस्टेंस जो हैं ये पूरा इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 15 और 10 इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 15 × 10 अपॉन 15 + 10 है ना। तो ये सीधे सीधे 150 अपॉन 25, यानी कि ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास 6 आ गया। अब जो सर्किट डायग्राम जो सिंप्लीफाई होके आया वो कुछ इस प्रकार से आया कि ये देखिए, ये तो पॉइंट हमारे पास B हो गया और ये हमारे पास 10 ओम्स हो गया। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा हमारे पास 6 आ गया, है ना। ये हमारे पास R रहा, ठीक, और ये हमारे पास यहाँ पे 10 ओम्स एक और रहा, और ये 4 को सिंप्लीफाई करके हमने 6 निकाल लिया। तो इनकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, है ना। तो ये तो हमारे पास पूरा ही इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ओम्स आ जाएगा और ये हमने A पॉइंट पे ले लिया। तो इस तरह से करके ये हमने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया। अब आगे करेंगे। अब देखिए इसमें अब हमारे पास ये 10 और ये 6 हो गया, यानी कि इस सर्किट को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 10 ओम्स हो गया, ये इधर हमारे पास R हो गया, और ये हमारे पास 10 और 6 का कॉम्बिनेशन 16 ओम्स हो गया, और ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये हमारे पास B पॉइंट हो गया। ठीक, अब R इक्विवेलेंट कितना गिवन है बेटा, 18 गिवन है। तो इसका मतलब 18 इज इक्वल टू ये 10 और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि 10 प्लस R × 16 अपॉन R + 16 किया, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इससे जब हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी बेटा, 16 ओम्स आ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 8 होना चाहिए, है ना। तो 18 - 10 यानी कि 8, यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब R की वैल्यू 16 हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और सर्किट की प्रॉब्लम को बेटा हम इस तरह से करके सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सर्किट डायग्राम का ही क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y। देखो बेटा, ये पॉइंट x माना है और ये पॉइंट y माना है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 एम्पियर करंट जा रहा है और 2 एम्पियर बाहर आ रहा है ना। अब इस बात का रेजिस्टेंस देखते हैं। देखो बेटा, ये 2 ओम्स और ये 3 ओम्स दोनों सीरीज में है, तो ये 5 ओम्स हो गया। ऐसे ही इधर की तरफ भी देखिए, 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो ये भी हमारे पास 5 ओम हो गया। यानी कि ये जो 2 एम्पियर करंट है ये 2 बराबर पाथ में जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 बराबर रेजिस्टेंस है ना। देखिए इधर इस पाथ से भी रेजिस्टेंस 5 ओम मिला, इस पाथ से भी रेजिस्टेंस 5 ओम मिला, यानी कि यहाँ से जाने वाला करंट 1 एम्पियर हो जाएगा और इधर से भी जाने वाला करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, अगर मान लेते ये पॉइंट को अगर हम लेटस से A मान लें, तो वोल्टेज अक्रॉस AX बराबर किसके हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि 1 × रेजिस्टेंस 2, यानी कि 2 वोल्ट आ जाएगा। A और X के क्रॉस वोल्टेज। इसी तरीके से A और Y के क्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि 1 × 3, यानी कि 3 वोल्ट आ गया। तो बेटा ये वोल्टेज डिफरेंस 3 वोल्ट का हो गया, ये 2 वोल्ट का हो गया। तो इसके अक्रॉस VXY जो होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि X और Y के क्रॉस होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। ये हमने लाल डब्बे में डाल दिया और ये करेक्ट आंसर
हो जाएगा बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब x और y के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा। डिफरेंस पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कितना हो गया? इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इन द फिगर इज 2.4 एम्पियर। देखो बेटा, इस एमीटर की रीडिंग 2.4 एम्पियर है ना, और निगलेक्टिंग द रेजिस्टेंस, एमीटर के सारे रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रीडिंग ऑफ एमीटर A2 क्या होगा, यानी कि इसकी रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, ये पूरा और ये पूरा दोनों कैसे हो गए बेटा? पैरेलल हो गए, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। यानी कि अगर हम पॉइंट्स को मार्क कर लें ABCD, है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस AB जो होगा वही वोल्टेज अक्रॉस CD हो जाएगा। और AB के अक्रॉस वोल्टेज बराबर रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी कि 20 इंटू 2.4, और CD के अक्रॉस यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज बराबर करंट, जो कि करंट इन A2 दिखाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस यानी कि 30 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 2.4 अपॉन 30। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कितना? ये 4.8 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 1.6 के आसपास आएगा, और ये मेरा आंसर आ गया 1.6 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। 4.8 अपॉन 3 यानी कि 1.6 एम्पेयर आंसर होगा। ठीक है, तो ये वो कुछ क्वेश्चंस थे बेटा। अब हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, है ना। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बेटा, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।